बानसूर महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास एमए प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, टॉपिक अर्थव्यवस्था का सरलीकृत मॉडल। अर्थव्यवस्था के सरलीकृत मॉडल को समझें तो आर्थिक भूगोल में अर्थव्यवस्था की जटिलता को समझाने हेतु साधारण मॉडल अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर आर्थिक जगत को समझने एवं उससे संबंधित सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना उपयुक्त है। यानी अर्थव्यवस्था को समझाने के लिए एक सामान्य मॉडल प्रस्तुत किया गया है, एक सरल मॉडल, उसको हम समझेंगे इस टॉपिक में। आज सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था को यहाँ परिभाषित करें तो किसी एक विशिष्ट वातावरण में मनुष्य अपने उपकरणों, संसाधनों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए उपयोग करता है, तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी मानव जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, उन आर्थिक क्रियाओं से उसको लाभ प्राप्त होता है, तो एक अर्थव्यवस्था का रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य एक विशिष्ट वातावरण में जिस प्रकार से अपने संसाधनों का उपयोग करता है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के साधारण मॉडल में विभिन्न अंग होते हैं, जैसे उपभोक्ता, फर्म मालिक, उत्पादनकर्ता, संसाधन मालिक और सरकार। ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंग हैं, जो सभी विभिन्न दशाओं में निर्णय लेने का कार्य करते हैं। यानी ये सभी किसी भी परिस्थिति में निर्णय ले सकते हैं। इनके द्वारा लिए गए निर्णय परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सभी तत्व अंतर संबंधित होते हैं। यानी कि इन सब की बात करें तो उपभोक्ता भी निर्णय ले सकता है, फर्म मालिक भी निर्णय ले सकता है, संसाधन मालिक भी निर्णय ले सकता है और सरकार भी निर्णय ले सकती है। इन सब का एक दूसरे से अंतर संबंध देखने को मिलता है। इस आधार पर हम इसको दो वर्गों में बांटते हैं, एक आंतरिक संबंधता और दूसरा बाह्य संबंधता। आंतरिक संबंधता की बात करें तो इन प्रत्येक तत्वों का, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न तत्व समूह हैं, ये एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, या इनका आपस में आंतरिक संबंध देखने को मिलता है। उपभोक्ता व उत्पादकों के बीच पारस्परिक संबंध किसी वस्तु को लेकर या सेवा के बाजार के रूप में होता है। यदि उपभोक्ता माल या सेवा के लिए मांग उत्पन्न करता है, तो उत्पादक इकाइयां इस मांग की पूर्ति हेतु माल का उत्पादन करती हैं। इस प्रकार उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच परस्पर संबंध स्थापित होता है। उत्पादक उत्पादन हेतु संसाधनों के मालिक के सामने भूमि, श्रम, पूंजी प्राप्त करने का निर्णय करते हैं। तब संसाधनों के मालिक इस मांग की पूर्ति के लिए भुगतान के प्रस्ताव को आंकते हैं। लेकिन विश्व की नदी घाटियों में देखें तो उनका एक अलग ही अर्थतंत्र देखने को मिलता है। अनुकूलता के कारण कृषि, पशुपालन, व्यापार को बढ़ावा मिला है वहाँ, और एक अलग ही अर्थतंत्र का स्वरूप देखने को मिलता है। H.J. ब्राउन महोदय ने कहा है कि जिस प्रकार व्यक्ति या जीवित प्राणियों में भोजन करने, भोजन को पचाने व बढ़ने की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार से अर्थतंत्र में भी उत्पादन, उपभोक्ता, विनियोग व विकास की मुख्य प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। अब अर्थव्यवस्था के मॉडल का विश्लेषण देखें तो अर्थव्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक उत्पादक, दूसरा फर्म और तीसरा उपभोक्ता। ये तीनों ही बाजार से वस्तुओं एवं सेवाओं की सहायता से अंतर संबंधित होते हैं, यानी आपस में जुड़े होते हैं। अब यहाँ देखें तो सबसे पहले उपभोक्ता जो होता है,
यहाँ संकेत के रूप में उसको E1 से दर्शाया गया है। जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग रखता है, वो मांग बाजार में रखता है। यहाँ बाजार हो गया M1। अब बाजार में वो किसी वस्तु की मांग रखता है और मान लीजिए उसको वो वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, तो बाजार M1 जो है, वस्तुओं सेवाओं का जो बाजार है, वो उपभोक्ता की उस मांग को फर्म मालिक तक पहुंचाता है। मान लीजिए बाजार में वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो वो फर्म मालिक के पास में उस मांग को रखता है जो उपभोक्ता ने मांग रखी है। फर्म मालिक के पास यदि वस्तु मिल जाती है तो वो फिर उपभोक्ता को उपलब्ध करवा देता है बाजार के माध्यम से। अन्यथा अगर वस्तु उपलब्ध नहीं होती है तो फर्म मालिक जो E2 है, वो अपनी मांग, जो उपभोक्ता की मांग है, इस मांग को संसाधनों के बाजार, संसाधनों का बाजार M2 हो गया, संसाधनों के बाजार तक पहुंचाता है। यानी देखिए, मांग रखी उपभोक्ता ने, बाजार में उपलब्ध नहीं हुई तो बाजार ने मांग को रख दिया E2 के पास में, जो फर्म मालिक है। फर्म मालिक के पास में वस्तु उपलब्ध नहीं हुई तो उसने उपभोक्ता की मांग को रखा M2 के पास में। M2 जो उत्पादकों का बाजार है। अब संसाधनों के बाजार से उपभोक्ता की यह मांग संसाधनों के मालिक E3 के पास में पहुंचती है। यानी जो हम कहें कच्चे माल का जो स्रोत हो गया, E3 संसाधन जो मालिक है, जो वस्तुओं का निर्माण करता है, उसके पास में पहुंचती है। वो संसाधन मालिक अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार बाजार M2 में वस्तु निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन की पूर्ति करता है। M2 क्या है? कच्चे माल का बाजार है। तो संसाधन मालिक जो E3 है, वो M2 को वस्तुओं, हम कहें कि कच्चे माल की आपूर्ति करवा देता है, लेकिन अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए। अब M2 जो कच्चे माल का बाजार है, वो E2 को वो वस्तु उपलब्ध करवा देता है, वो भी अपने लाभ को ध्यान में रखता है। E2 जो फर्म मालिक है, वो अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए M1 को वस्तु उपलब्ध करवा देता है। M1 अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए, यानी जो बाजार है, बाजार अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता को वो वस्तु उपलब्ध करवा देता है। इस प्रकार से एक सामान्य चक्र देखने को मिलता है। इसी को हम अर्थव्यवस्था का सरलीकृत मॉडल कहते हैं, जिसमें उपभोक्ता के द्वारा रखी गई मांग किस प्रकार से, या हम कहें कि जो वस्तु की मांग उपभोक्ता ने रखी, वो वस्तु किस प्रकार से बनती है, और प्रत्येक फर्म या मालिक अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए वो वस्तु उपभोक्ता को उपलब्ध करवा देता है। जिस प्रकार से मैंने इस डायग्राम में आपको समझाने का प्रयास किया है कि E1 क्या है, उपभोक्ता हो गया। अब उपभोक्ता ने अपनी मांग रखी बाजार में, जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया। अब बाजार में वस्तु उपलब्ध नहीं है तो बाजार ने वो मांग रखी E2 के पास में। E2 क्या है? E2 यहाँ फर्म मालिक है। फर्म मालिक के पास में वस्तु उपलब्ध नहीं है तो उसने M2 को सूचना दी। M2 ने, जो कच्चे माल का बाजार है, उसके पास में संसाधन नहीं है बनाने के लिए, तो उसने सूचना दी E3 को। E3 जो संसाधन मालिक है, उसने M2 को संसाधन उपलब्ध करवाया, उसने वस्तु बनाई। E2 ने जब उसको संसाधन उपलब्ध करवाए तो अपना जो लाभ है उसको ध्यान में रखा। M2 ने वस्तु बनाई और अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए फर्म मालिक को दे दी। फर्म मालिक ने अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए बाजार में उपलब्ध करवा दी और बाजार से वो वस्तु उपभोक्ता के पास में
पहुंच गई। इस प्रकार से एक साधारण मॉडल देखने को मिलता है। तो ये आंतरिक संबंधता हो गई। किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के सरलीकृत मॉडल में एक आंतरिक संबंध देखने को मिलता है। अब बाह्य संबंधता देखें, तो बाह्य संबंधता की बात करें तो अर्थव्यवस्था का अपना पृथक से कोई अस्तित्व नहीं होता है, यह भी पर्यावरण का एक हिस्सा है या भाग है। अर्थतंत्र का पर्यावरण से अंतर संबंध है, क्योंकि अर्थतंत्र की गतिशीलता के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति पर्यावरण से ही होती है। भाई उसी से उसको कोयला, प्राकृतिक गैस या हम कहें पेट्रोल आदि प्राप्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था का अस्तित्व बना रहता है। ये बाह्य संबंध दर्शा रहे हैं। आंतरिक संबंधता तो हमने उसमें दर्शाई, ये बाह्य संबंधता हो गई। अर्थव्यवस्था का पर्यावरण से लागत तत्व प्राप्त होता है एवं अर्थव्यवस्था किसी न किसी प्रकार का उत्पादन पर्यावरण को उपलब्ध कराती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के बीच एक चक्रीय व्यवस्था बनी रहती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों, पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ अनुकूलन स्थापित करने का गुण होना चाहिए। किसी भी अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के परस्पर संबंधों में काफ़ी जटिलताएं पाई जाती है। यह जटिलता ही वह अभिसरण बिंदु है जहां इन जटिलतापूर्ण संबंधों से उत्पन्न समस्याओं को पहचानने, विश्लेषण करने एवं समाधान ढूंढने में आर्थिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित करता है। यानी हम देखें तो अर्थव्यवस्था में पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों और अनुकूलन का गुण देखने को मिलता है। यानी दोनों में समानताएं, जटिलताएं देखने को मिलती हैं। दो प्रकार से संबंध को दर्शाया जाता है। एक सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध की बात करें तो अर्थव्यवस्था का अध्ययन मात्र आर्थिक गतिविधियों की उत्पत्ति तक ही सीमित नहीं है, वरन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण समस्या आर्थिक असमानता की भी है। यानी विश्व स्तर पर हम देखें, ग्रामीण स्तर से लेकर के विश्व स्तर तक यह असमानता देखने को मिलती है। विश्व की बात करें तो विश्व में 25% जनसंख्या के पास में 75% संसाधन उपलब्ध है और 75% जनसंख्या के पास में 25% संसाधन उपलब्ध हैं। तो ये एक सामाजिक संबंध देखने को मिलता है कि भाई एक ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ 25% जनसंख्या के पास में 75% संसाधन उपलब्ध है, तो एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ 75% जनसंख्या के पास में 25% संसाधन उपलब्ध हैं। डी हार्वे ने अपनी पुस्तक सोशल जस्टिस एंड द सिटी में आर्थिक विषमता का प्रमुख कारण वर्तमान में बाजार व्यवस्था को बताया है। वर्तमान समाज के विभिन्न लोगों का मुख्य लक्ष्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, अधिकतम सुख सुविधाओं को प्राप्त करना है। प्रत्येक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा आज पूंजीपति बनने की हो गई है, इसलिए वह नैतिक मूल्यों का त्याग कर रहा है। भाई आज हम देखें तो आज हम अधिक से अधिक पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए। तो हार्वे मोदी ने यही कहा है कि भाई जो बाजार व्यवस्था है वो बाजार व्यवस्था इसके लिए उत्तरदायी है। और पारिस्थितिक संबंध देखें अर्थव्यवस्था का तो आर्थिक विषमताओं की भांति ही एक महत्वपूर्ण समस्या मानवीय आर्थिक गतिविधियों एवं जीवन देने वाली पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संतुलन की है। आर्थिक गतिविधियों का फर्मों से चक्रीय संबंध पाया जाता है। जो फर्म होती हैं उनसे संबंध देखने को मिलता है। पारिस्थितिक यानी पर्यावरण और फर्म मालिक और उपभोक्ता, इन तीनों में ही एक चक्रीय संबंध देखने को मिलता है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसा इस डायग्राम में मैंने समझाया है कि फर्मों एवं उपभोक्ताओं के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन बढ़ रहा है, वहीं फर्मों एवं आर्थिक गतिविधियों के द्वारा
प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से प्राप्त अपशिष्ट एवं जहरीले पदार्थों के कारण पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषित होता जा रहा है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का संबंध फ्रम से है और फ्रम का संबंध पारिस्थितिक तंत्र से है। अब फ्रम में किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, वो पर्यावरण से ले रहे हैं, तो उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र पर देखने को मिलता है। और उपभोक्ता भी इन तीनों से जुड़ा हुआ, दोनों से जुड़ा हुआ होता है, फ्रम से भी और पारिस्थितिक तंत्र से भी। तो इस प्रकार से आज हमने अर्थव्यवस्था के सरलीकृत मॉडल को समझा, जिसमें मुख्य रूप से जो उसके दोनों संबंध हैं, आंतरिक संबंध और बाह्य संबंध, उसको समझा। बाह्य संबंध में सामाजिक संबंध को और पारिस्थितिक संबंध को समझाया। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था का सरलीकृत मॉडल, वो आपने समझा है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं विश्वविद्यालय के उनमें आ सकता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको क्लास में भी समझाया गया था। आज यहाँ ऑनलाइन क्लासों में भी आपकी पढ़ाई का नुकसान न हो उसको देखते हुए ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही हैं, तो आप ज़रूर देखें। थैंक यू।